प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के तीसरे दिन स्वास्थ्य क्षेत्र के 2 प्राथमिकताओं पर होगी चर्चा। वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक में सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी लेंगी हिस्सा। गांधीनगर में डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक पहल लॉन्च की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया समापन सत्र को करेंगे संबोधित। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक भी रहेंगे मौजूद। बीस अगस्त को मध्य प्रदेश जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गरीब कल्याण अभियान के तहत प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या पहली बार 50 करोड़ से अधिक। 2 लाख करोड़ से ज्यादा रकम इन खातों में है जमा। महिलाओं के हैं 56% खाते। ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए 67% खाते। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की अंतिम पंघाल ने जीता स्वर्ण पदक। विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी अंतिम पंघाल। सविता ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया गोल्ड। और हंगरी के बुडापेस्ट में आज से होगी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत। नीरज चोपड़ा की अगुवाई में स्वर्णिम शुरुआत करने उतरेगा भारत। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और यूनान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां पर वो जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। 2019 के बाद ये ऐसा पहला ब्रिक्स सम्मेलन है जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित नहीं हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के कार्यक्षेत्रों की पहचान का अवसर देगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी भाग लेंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग में मौजूद कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूनान जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्षों में यूनान की ये पहली यात्रा होगी। ये दौरा यूनान के पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी अपने यूनानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ यूनान में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह 20 अगस्त को गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ ग्वालियर में आयोजित वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मार्गदर्शन भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के प्रदेश आगमन को लेकर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं ने गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के 15 माह को छोड़कर पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और गरीबों का जीवन बदलने का काम किया है। सरकार की योजनाओं से आम व्यक्ति लाभान्वित हुआ है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार के 20 वर्षों में जो काम हुए हैं, उन कामों पर केंद्रित गरीब कल्याण रिपोर्ट कार्ड को मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को भोपाल में जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही शाह विकास और गरीब कल्याण को लेकर प्रत्येक विधानसभा में पहुंचने वाले प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे, जिसके पश्चात गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचेंगे। 20 अगस्त को ग्वालियर के अटल सभागार में वृहद कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव 2023 की दृष्टि से मार्गदर्शन देंगे। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव की दृष्टि से हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं को एक ताकत देने का काम जो माननीय गृह मंत्री जी हमेशा करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर आपने देखा होगा, ग्वालियर के अंदर माननीय गृह मंत्री जी एक विस्तृत कार्य समिति के अंदर उनका अपना कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी देंगे। तो एक व्यापक अभियान अभी चुनाव की दृष्टि से हमारे गृह मंत्री जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर तय हुआ है और उसको लेकर के हम सब व्यापक तैयारियों में, ग्वालियर के कार्यकर्ताओं में भी उमंग और उत्साह के साथ मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। और अब बात करेंगे G20 देशों के बीच हो रही कुछ अहम बैठकों से जुड़ी खबरों की। तो गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के आज तीसरे दिन स्वास्थ्य क्षेत्र की 2 प्राथमिकताओं पर चर्चा होनी है। इन प्राथमिकताओं में दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता युक्त दवाओं की उपलब्धता पर खास जोर रहेगा। साथ ही साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को किस प्रकार से हासिल किया जाए और उसके लिए डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के साथ साथ प्राथमिकता के तहत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए जो मौजूदा वैश्विक प्रयास हैं, उनको एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करना होगा। सुबह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का संबोधन होगा और उसके बाद डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक पहल लॉन्च की जाएगी। ये भारत के लिहाज से बेहद अहम है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का समापन सत्र का संबोधन होगा। इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक भी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री वर्ल्ड बैंक के डिजिटल हेल्थ पर फ्लैगशिप रिपोर्ट भी जारी करेंगे और उसके बाद शाम 4:30 बजे ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग भी होगी, जिसमें सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हिस्सा ले रही हैं। इसके बाद डेलीगेट गांधी कुटीर भी देखने जाएंगे। गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के तीसरे दिन की शुरुआत योग सत्र से हुई। योग सत्र में डेलीगेट्स ने योग और मेडिटेशन किए। मोरारजी देसाई योग संस्थान के योग शिक्षक ने उन्हें योग कराया। भारत की अध्यक्षता में G20 बैठकों के तहत आज बेंगलुरु में डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक के दौरान बैठक से संबंधित घोषणा पत्र पर विचार एवं स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा। डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न होने के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अवसरों पर समझौते के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मीटिंग में G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
और मॉरिशस के सूचना एवं प्रौद्योगिकी, संचार और नवाचार मंत्री दीपक बालगोबिन ने गुरुवार को कहा कि मॉरिशस छोटा भारत की तरह है और इसका भारत के साथ सिर्फ राजनयिक नहीं बल्कि खून का रिश्ता है। मॉरिशस सरकार की ओर से दीपक बालगोबिन ने G20 शिखर सम्मेलन में मॉरिशस को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। आगे उन्होंने कहा कि मॉरिशस, जैसा कि हम अपनी भाषा में कहते हैं, छोटा भारत की तरह है, क्योंकि हमारे बीच न केवल राजनयिक संबंध हैं बल्कि हमारे बीच खून के रिश्ते भी हैं। पेश है डीडी न्यूज संवाददाता आयशा खानम से उनकी खास बातचीत। बालगोबिन जी, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बताया कि मॉरिशस को छोटा भारत भी कहते हैं और आप हिंदी भी, हम जानते हैं आप हिंदी बात करते हैं, तो बताइए छोटा भारत और बड़ा भारत मिलकर डिजिटल इकोनॉमी में क्या कमाल कर सकते हैं? हमारे बीच में सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, हमारे बीच खून का रिश्ता है। और हम लोग मॉरिशस में भारत को बहुत ऊंची स्थान देते हैं और यहाँ पर मैं आया हूँ, इसका मतलब है कि हम लोग भारत को बहुत मानते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और भारत और मॉरिशस के बीच आप सोचे 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं अब अबाउट डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सोचे कितने वक्त से, तो हम लोग तो मॉरिशस को छोटा भारत कहते हैं, मैंने कहा, और इसी तरह हम लोगों का रिश्ता बना रहे। हम लोगों का यहाँ पर कैसे बोलते हैं, पूर्वज लोग आए हुए थे मॉरिशस में। मैंने भी सर्च किया है। मैं जब देखा वहाँ पर जो हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है मॉरिशस में, वहाँ पर औकाफ जो मैंने देखा कि हमारे जो पूर्वज आए हुए थे, बालगोबिन करके नाम, वो 1846 में आया था। आप सोचिए कितने वक्त हो गया। 1846 में आया था, उसको उस वक्त 12 इयर्स ओल्ड था। अच्छा। तो सोचे आप उस वक्त में 1846 में एक 12 इयर्स ओल्ड का जो बच्चा है वो बोट में आ रहा है, 2-3-4 महीने करके वो मॉरिशस आया, मॉरिशस में सेटल हुआ और आज वो भारत का जो एंसेस्टर्स हैं, देश चला रहा है, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करें। और भारत की अध्यक्षता के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि हर कोई, हम बात कर रहे हैं कुछ डेलीगेट्स के साथ, भारत की जो हॉस्पिटैलिटी अध्यक्षता है G20 की, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। मॉरिशस इसको कैसे देखता है? क्योंकि एक फ्रेंडली कंट्री है, एक बहुत गहरा संबंध है दोनों के बीच में। जब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अभी तक हम लोग ओवरवेल्म हैं आपकी हॉस्पिटैलिटी और आपके स्वागत जो आपने किया मेरा और मेरी डेलीगेशन को। ये तो कैसे बोलते हैं, सिर्फ हमारे रिश्ता ही नहीं है, ये एक इतिहास की बात है कि ये खून का रिश्ता है। और यहाँ पर हम लोगों को इतना स्वागत दिया, इतना मान सम्मान दिया, तो इसीलिए हम मॉरिशस के वासी को, ऑन बिहाफ को, हम लोग इंडिया के वासी को बहुत धन्यवाद करते हैं और आते रहेंगे। आप भी आते रहें। सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वहाँ पर भी और बहुत बिजनेस हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है। तो आप आए मॉरिशस, एंजॉय करें, काम करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे मॉरिशस के आईटी मिनिस्टर बालगोबिन जी, बता रहे थे कि कैसे मॉरिशस छोटा भारत है और गहरे रिश्ते हैं भारत और मॉरिशस के, और ये रिश्ते जो है अब डिजिटल इकोनॉमी के जरिए और भी गहराएंगे और इस G20 बैठक के साथ और इकोनॉमी बढ़ाने के लिए प्रयास दोनों देशों के बीच और भी गहरे होंगे। कैमरामैन चंद्र कुमार के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं।
वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वनग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में आज हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन सुहागनें अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का उत्सव है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आने वाला ये महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के सम्मान में मनाया जाता है। विवाहित हिंदू महिलाएं पूरे दिन उपवास करके मेहंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह मौसम अचानक बदल गया और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली की चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम काफी खुशगवार हो गया है। वहीं दिल्ली के द्वारका इलाके में सड़कों पर जलभराव भी देखने को मिला है। यहाँ एक और ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर दुनिया भर में
कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आपको मिलवाते हैं फोटोग्राफर और मेंटर राकेश नागर से। करीब 3 दशकों से हर खबर को अपने कैमरे में कैद करते हुए दुनिया के दिग्गज संस्थानों में कार्यरत रहे राकेश नागर आज भी पारंपरिक फोटोग्राफी और कैमरों को संजोने में जुटे हुए हैं। आप देखिए ये खास बातचीत। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आज के डिजिटल दौर की दुनिया में कितनी अहमियत है फोटोग्राफी की। जी हाँ, फोटोग्राफी की दुनिया काफ़ी बदलती जा रही है, लेकिन इस फोटोग्राफी दिवस पर हम लेकर आए हैं एक खास मेहमान आपके साथ जो इस दुनिया से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। ये एक फोटोग्राफर है, कैमरामैन है, एक गुरु है, टीचर है और फोटोग्राफी की दुनिया के इतिहास के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आज आपको बताएंगे तो वाकई आपको बहुत मजा आएगा। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सना और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज के खास मेहमान राकेश नागर जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, ऐसे में हम फोटोग्राफर्स की दुनिया पर बात करना चाहते हैं। आज सभी फोटोग्राफर्स हैं, आपके हाथ में मोबाइल है और आप बन गए एक फोटोग्राफर। वीडियो का दौर बहुत ज्यादा चल पड़ा है, रील्स, वीडियोस, लेकिन ऐसे दौर में आपको लगता है कि जो तस्वीर है या उसकी अहमियत अभी भी उतनी ही बनी हुई है, उसकी प्रासंगिकता क्या कम हुई है, क्या लगा है आपका? देखिए, फोटोग्राफी इन्वेंट ही मासेस के लिए हुई थी, ये प्रोफेशनल्स के लिए कभी नहीं हुई थी। ये कोडैक कंपनी ने भी सिद्ध किया कि छोटे कैमरे बनाकर हम मासेस तक पहुंचेंगे और प्रोफेशनल्स तक नहीं। दूसरी बात, अगर हम हिस्ट्री को बड़े गौर से पढ़ें तो हमें जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसका धन्यवाद देना चाहिए आज के दिन के लिए, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, जिस दिन ये इन्वेंट नहीं हुई है। इस दिन इन्वेंशन तो इसकी 1 साल 1.5 साल पहले हो गई थी, लेकिन जो मिस्टर डिगेयर थे जिन्होंने इन्वेंट की और पेटेंट कर लिया अपना, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उस पेटेंट को खरीद लिया। और खरीदने के बाद ये फोटोग्राफी लोगों को फ्री में दे दी कि ये दिस इज गिफ्ट टू द वर्ल्ड और हमें तोहफे के तौर पे मिली है। जो तोहफा मिला है तो सब लोगों में जाना चाहिए, ये प्रोफेशनल्स तो क्यों रहे। अब ये जानना चाहते हैं राकेश जी कि आपका कैमरे से जो जुड़ाव था उसकी शुरुआत कब से हुई? ओहो, आप बहुत पीछे ले जाएंगे मुझे। 1984 में मैं प्रोफेशनली जुड़ गया और बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे फोटोग्राफी का। उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस की घर में, बाथरूम में, डार्क रूम जैसे बहुत फोटोग्राफर्स की कहानियां हैं। उस ज़माने में फिल्म का ज़माना था और प्रैक्टिस की और साथ में टेलीविज़न बिल्कुल उभर रहा था, नया आ रहा था। 84 में कलर टेलीविज़न पहुंच चुका था, तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई असिस्टेंट कैमरामैन की और उसके बाद तरक्की तेज़ी से रही। 90 के दशक तक मैं फुल फ्लेज कैमरामैन बन चुका था और उसके बाद तरक्की और तेज़ी से हुई तो मैं विदेशी टेलीविज़न में पहुंच गया और वहाँ पर जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो नेशनल टेलीविज़न है जापान का, उनके लिए काम किया। अमेरिका जो PBS जो कंपनी है अमेरिका की, पब्लिक ब्रॉडकास्ट, वहाँ के लिए किया। थोड़ा बहुत BBC के लिए किया, ABC के लिए किया। तो विदेशियों के साथ भी मैं काफ़ी रहा। अपने देश को बहुत नए नज़रिए से देखा कि विदेशी हमको कैसे देखते हैं, कैसे वो हमारी नई नई चीज़ें, हिस्ट्री को अपनी दृष्टि से देख सकते हैं और फिर उसी हिसाब से मैंने फिल्मिंग भी शुरू की। बिल्कुल, तो इतने दशकों का आपका अनुभव रहा है। अगर आज के दिन अगर आप याद करें, कोई ऐसी यादगार पल या कोई ऐसा आपका पहला असाइनमेंट या कोई ऐसी फोटोग्राफ या कोई ऐसा वीडियो आपको अभी भी याद आता है जिसको लेकर आप काफ़ी खुश हुए थे या परेशानी में पड़ गए थे? देखिए, हम वीडियो जर्नलिस्ट को जिस कैटेगरी में आजकल हम आते हैं, हमेशा एक ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो जब अच्छी स्थिति है, कुंभ मेला है और इतने हज़ार लोग हैं, इतने चेहरे होते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका हमने शॉट लिया है, किसका नहीं। एक बार मुझे आती है कि आज से कोई 20 साल 22 साल पहले मैं एक ट्रेन की फिल्मिंग करने गया था कि लोग उसमें ट्रेन में लटक के आते हैं और हमें ये दिखाना था कि ट्रेन की कितनी सख्त ज़रूरत है इस देश में और कैसे लोग जाते हैं। और अभी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों पहले ही जब ये हुआ कि भारत की जो जनसंख्या है वो शायद चाइना को भी बाईपास कर जाएगी, तो हमें एक ऐसा शॉट चाहिए था। मैं उसी जगह गया, वही ट्रेन, और उसमें 2 लोग वो मिल गए कि साहब आप इतने टाइम पहले आए थे, आपने फोटो ली थी हमारी। It means for past 20 to 25 years they were traveling in the same train. That day I really felt interesting कि मेरा काम कितना अद्भुत है कि लोग
मुझे मेरे काम से भी पहचान लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके आसपास मुझे काफी कुछ एक इतिहास सा रखा हुआ नजर आ रहा जी। है। इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि ये वो कैमरास हैं, ये वो लेंस है जो राकेश जी ने मुझे कहा है कि दुर्लभ के, और ये कैमरा और ये लेंस हमें उस दौर में ले जाने की क्षमता रखते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए 1840 में फोटोग्राफी शुरू हुई और इंटरेस्टिंग बात है कि तब तक लाइट यानी कि बिजली की इन्वेंशन नहीं हुई थी, वो 1880-90 के आसपास हुई है। तो फोटोग्राफी डे में ही होती थी ज़्यादातर। जो इसके पीछे किसी किस्म की मान लीजिए फिल्म लगाते थे, वो फिल्म इतनी स्लो होती थी कि पहला एक्सपोजर, जो पहली पिक्चर हमारी बनी, फर्स्ट इमेज जो फ्रेंचमैन ने बनाई, उसमें 8 घंटे लगे थे। उसको लेंस को 8 घंटे खुला रखा गया था, 8 घंटे में पिक्चर आई। उसके बाद कुछ एक लोग जो मिस्टर डिगेयर, जिनका मैंने पहले नाम लिया, उन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट किया, वो 20 मिनट हो गई। तो 20 मिनट की पहले आप जब ये डिगेयर टाइप फ्रेंच गवर्नमेंट ने हमें दे दिया, तो बहुत स्टूडियोज खुल गए और फोटोग्राफी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी एक्सपोजर टाइम 20 मिनट का था। तो यदि किसी ने अपना पोर्ट्रेचर खिंचवाना है तो उसको 20 मिनट फ्रीज होके बैठना पड़ता था। उसको और फास्ट किया गया तो वो 5 से 7 मिनट हो गया। तो फ्रीज आप सोचिए, बिना पलक झपके हुए आप ऐसे बैठे हुए हैं और आपकी तस्वीर खिंच रही है। वो एक ज़माना था। और उसके साथ ही मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ उसी समय की। ये देखिए, ये देखने से तो फर्स्ट जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के वैसे लगते हैं लिंकन साहब, लेकिन है नहीं, ये डिगेयर टाइप है पुरानी। और ये कांच पे नहीं बनती थी, कागज़ पे नहीं बनती थी, ये सिल्वर प्लेट पे बनती थी। चांदी की प्लेट होती थी, जिसको बहुत पॉलिश करते थे 10-15 मिनट, और जब वो बिल्कुल मिरर जैसी हो जाती थी तब उस पर केमिकल लगाकर आप उसको एक्सपोज करते थे, जिसमें आपको बताया कि लंबा समय एक्सपोजर का भी लगता था, उसको डेवलप करने में भी लगता था। कुछ एक एग्जांपल्स और भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो पूरी डिगेयर टाइप है और कितनी रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये एक पर्टिकुलर एंगल से ही दिखाई देती है पिक्चर। और लेकिन उस टाइम पर भी लोग इससे संतुष्ट होते थे, क्योंकि उससे पहले क्या चीज़ थी, सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स ही हमें एक्सप्रेस कर सकती थी। पेंटिंग में हो सकता है जो पेंटर था वो आपकी फॉल्स स्माइल देता हो, लेकिन इसमें तो रियल है। तो इसलिए जो फोटोग्राफी थी वो तुरंत अमेरिका में इतनी पॉपुलर हुई कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एवरी अमेरिकन फैमिली हैज़ एटलीस्ट वन डिगेयर टाइप एट देयर होम। डिजिटली एक जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, देखिए आज भी लगभग 150 साल बाद ये तस्वीर मेरे हाथ में है और है। डिजिटली नुकसान ये हो रहा है कि सोसाइटी ने प्रिंट करना बंद कर दिया। जी जी। और आप एक बात को बहुत बारीक लाइन है लेकिन समझ लें कि जो पिक्चर है वो बनी है, सामने से लाइट पड़ रही है और आप उसे देख रहे हैं, लेकिन जो लाइट पीछे से आ रही है, जो हमारे सेल फोन्स हैं या बड़े टीवी स्क्रीन्स हैं, ये डिस्प्ले हैं, फोटो नहीं है। तो इसलिए मैं पुरानी फोटोग्राफी का कोई बहुत ज़्यादा प्रेमी नहीं हूँ, इसलिए ऐसी बात नहीं कह रहा। मैं बिल्कुल मॉडर्न टीचिंग भी करता हूँ, लेकिन ये डिफरेंस जो आया है, इससे नुकसान ये हुआ है सोसाइटी को कि बहुत बड़ी सोसाइटी ने प्रिंट करना जब बंद कर दिया और हार्ड डिस्क में हमारी पिक्चर है, और आपको पता है हार्ड डिस्क अब कैसे खोती हैं, टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो आपका पिक्चर्स का बहुत बड़ा लॉट आज से कोई 100 सालों बाद आप पे होगा ही नहीं फैमिली के पास। कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन आपको चाहिए, एक डेटा एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव पे कॉपी करने के लिए, जो मुश्किल है। अगर मैं कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन मेरी नेक्स्ट जनरेशन कर रही है क्या, तो वो सिर्फ क्योंकि हार्ड डिस्क में सो रही हैं वो तस्वीरें सारी की सारी, प्रिंट ज़रूर करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत जल्दी क्लासेस प्रिंटिंग पे भी आने वाली हैं कि हम लोग घर पर रहकर कैसी अच्छी फ़ोटोज़ प्रिंट कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि सोसाइटी प्रिंट करना शुरू करे अपनी अच्छी फ़ोटोज़ को। चलो राकेश जी, चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार दुनिया बदल रही है, हर चीज़ में नया इन्वेंशन आ रहा है, नवाचार आ रहा है। एक फोटोग्राफर के तौर पर ख़ुद को आप किस तरह से रीइन्वेंट करते हैं, या आज के मौजूदा समय के साथ ताल मिलाना, उनके साथ आगे बढ़ना, वो आज की पीढ़ी के साथ जब वो करने की बारी आती है तो वो कितना आप करते नज़र आते हैं? देखिए, इंडिविजुअली मैंने तो बीड़ा उठाया हुआ है फ्री टीचिंग का। सीखना यानी कि स्किल इन्हांसमेंट फोटोग्राफी को नहीं माना जाता। इत्तेफाक से स्किल इन्हांसमेंट हम ऐसा मानते हैं जैसे जो कामगार हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप नया सेलफोन लेते हैं उसकी मास्टरी कर लेते हैं, नया कंप्यूटर लेते हैं उसको मास्टर करते हैं, सीखते हैं नई चीज़ें, चाहे कोई भी सिखाए, तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्यों नहीं है आपका। और इसके लिए मैं टीचिंग्स करता हूँ, फ्री टीचिंग्स करता हूँ। आज भी हमारी एक वर्कशॉप है छोटी सी, और
इसमें हम डिटेल में नए इक्विपमेंट को और आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करते हैं और एडवांस में ही सिखाते हैं, जिससे कि हमारी जो ये युवा पीढ़ी है बिल्कुल तैयार है उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए। तस्वीर आपके लिए क्या मायने रखती है? चलते चलते आखिर एक लाइन ये भी कह दीजिए। ऐसा कहा गया है कि वक्त नहीं रुकता, लेकिन फोटोग्राफर की पास ये अकेली ताकत है, जब वो एक क्लिक करता है उसी वर्ष उस वक्त को रोक देता है। और कई बार कहीं मैंने सुना भी है कि शायद ये भगवान के काबू में भी नहीं है कि वक्त को रोक सके, लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत फोटोग्राफर के पास है कि एक क्लिक से उस वक्त को रोक देता है। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत लाइन। तो दिन भर हम सभी के हाथों में मोबाइल फोन्स रहते हैं, दिन भर फोटोग्राफ्स वीडियोस हम बनाते रहते हैं, लेकिन एक तस्वीर की ताकत क्या होती है उसको हम झुटला नहीं सकते। हमारे बचपन की यादें, माता पिता के साथ बिताए वो पल, दोस्तों के साथ गुजारे वो दिन, वो रात, वो कॉलेज की बातें, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इन तस्वीरों में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं और वो वैसे ही रहेंगी। जी हाँ, वो पल ज़रूर गुजर गया लेकिन आज भी उस तस्वीर में मौजूद है। तो यही तो है आज के डिजिटल की दुनिया में भी उस तस्वीर की, उस पिक्चर की ताकत, और ये ताकत ऐसे ही बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।